पर विश्वास, जिनके जोश और जुनून के आगे उम्र भी घुटने टेक देती है और कहती है कि दिल तो बच्चा है। कभी वो हजारों फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग करते हैं तो कभी क्रिकेट के मैदान पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दे जाते हैं और कभी खुद कार ड्राइव करके आम लोगों की तरह सड़क पर आसानी से दिख जाते हैं। महाराजा परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद बिल्कुल सरल और सहज दिखते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि हम अपने किस खास मेहमान की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी की, जिन्हें लोग प्यार से टीएस बाबा भी बुलाते हैं। टीएस बाबा अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। इनके बोले एक एक शब्द मीडिया की हेडलाइंस बन जाती हैं। और उप मुख्यमंत्री जी को मंच पर बुलाने से पहले मैं सत्र के संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर अभिषेक शुक्ल जी को। अभिषेक जी प्लीज कम। अब मैं वेलकम करूंगी टीएस सिंहदेव जी का। सर प्लीज मंच पर आइए और हमारे खास प्रोग्राम की शोभा बढ़ाइए। जी तो इस न्यूज 18 के एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पे अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि प्यार से लोग टीएस बाबा इनको बुलाते हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका मंच पे। धन्यवाद सर, चुनाव अब करीब है बेहद और आप बिल्कुल साफ गोई के लिए जाने जाते। बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण कोई आप आंकड़े बताते नहीं। आज अगर आपसे आंकड़े पूछूं छत्तीसगढ़ में, क्या आपको लग रहा है किस फिगर तक पहुंचेंगे? 2/3 से कम अगर कांग्रेस की सीटें आई तो मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे निराशा होगी। कोई फिगर? साथ ही 75 पार की भी बात कह रहे हैं। एक लक्ष्य रखा है, कड़ा कठिन लक्ष्य है, लेकिन अगर कुछ अच्छे बड़े काम करने के बाद 2/3 भी मत या सीटें प्राप्त नहीं हुई तो जरूर थोड़ी निराशा होगी। आज प्रधानमंत्री की सभा थी यहाँ पर और आप समझ गए होंगे पिछली भी सभा हुई थी, उसमें आपके एक बयान को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी प्रदेश में भी देश में भी। प्रधानमंत्री ने आज फिर से जिक्र किया इस बात का कि उप मुख्यमंत्री सच्ची बात बोल देते हैं तो कांग्रेसी फांसी में टांग देते हैं। प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने मुझे अपनी सोच में अभी भी जगह दी हुई है। हम लोग अनेकों मंच में उनके क्रिटिसिज्म में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो एक सरकारी मंच था। शिष्टाचार ऐसी भी होनी चाहिए, वो विशेष शिष्टाचार का अवसर था। मैंने जो बातें कही वो मीडिया में किसी परिवेश विशेष में उठा ली गई और मेरे लिए भी एक अटपटी सी स्थिति बन गई कि इनने तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर दी। मैंने जो कहा था इस बाबत कहा था कि एक राज्य संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर में एक स्थान रखता है, उसमें केंद्र की सरकार के सर्वोच्च चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं। मिलके हम लोगों को काम करना है। ये नहीं है कि केंद्र सरकार सब कुछ करेगा, ये नहीं है कि राज्य सरकार सब कुछ करेगी। मिल के काम करना है। राज्य के अपने फंड्स होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है, कुछ तो हमारा अधिकार होता है। फाइनेंस कमीशन जो डिवोल्यूशन करती है 41% तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसके अतिरिक्त अगर कुछ योजनाएं हैं तो संबंध अच्छे रहने से छत्तीसगढ़ का हित बेहतर सध सकता है। शिष्टाचार के अतिरिक्त ये भी बातें रहती हैं, लेकिन उस बयान को राजनीतिक रूप से भी प्रेषित किया गया और मुझे भी तकलीफें हुई। मुझे भी जवाबदेही मेरी बन गई, जवाब देने की स्थिति भी बन गई। तो ठीक है, मैंने जो कहा साफ मन से कहा था, मैंने प्रशंसा में नहीं कहा था। मेरा अनुभव रहा अपने विभाग में और मैंने कोई नई बात भी नहीं कही थी। प्रधानमंत्री जी के मंच से पहले भी पीडब्ल्यूडी विभाग का केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था, उसमें भी इस प्रकार की बात आई थी। हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा हमको मिलता है। वो हेडलाइंस नहीं बनी, तो इस बार क्यों मैंने जो बोला वो हेडलाइन बन गया। तो इस बार क्यों बन गई हेडलाइन, क्या लगा?
कह नहीं सकता मैं कारण क्या हुआ, लेकिन बना तो इसके पहले मीडिया ने नहीं उठाया जी। इस बार उठाया। जवाबदेही की बात आपने कही कि आपकी भी जवाबदेही बन गई क्योंकि चर्चा का विषय बन गया। तो ये जवाबदेही क्या मीडिया में, लोगों के बीच या पार्टी में भी कोई जवाबदेही बनी या वहां भी पार्टी के अंदर ज्यादा लोगों ने तो, कई लोगों ने उसके बाद मेरे को फोन भी किया या मिले भी तो कहा कि नहीं आपने यानी इस स्थिति ऐसी बनी नहीं थी। उन्होंने कहा आप अच्छा बोला आपने, सब ठीक बोला, छत्तीसगढ़ के हित में आपने बोला। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने उसको ऐसा प्रस्तुत किया कि तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। मैं बतौर तारीफ नहीं कहा था। तो उसके संदर्भ में ये बात आती है। आज प्रधानमंत्री जी आपने खुद ही कहा कि बिलासपुर में उनने उसका जिक्र किया, तो राजनीतिक उपयोग उसका होगा तो पार्टी को भी कहीं उसका नुकसान हो सकता है, ऐसी बातें बनती है। ये भी चर्चा हुई कि CWC में भी उसको लेकर बातें हुई, या क्या ऐसा भी ऐसी कोई चर्चा हुई? बाहर ऐसी बातें बहुत सारी तरह तरह की आई। बंद दरवाजे वाली बातें हैं। वहां अमूमन जो पहला अध्यक्ष जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस बात से मीटिंग प्रारंभ की थी, वो यही कहा था कि समय समय पर मीटिंग की बातें बाहर जाती हैं, तो कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यहां से ही मीटिंग चालू हुई थी, तो वो नहीं एक बंदिश लगाई हुई है। मीटिंग की जो भी बातें हैं वो स्पेकुलेशन मानना चाहिए। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर थे, PSC को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि PSC का बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। क्या लग रहा है चुनावी साल में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, या किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे? सरकार को उसका जांच करके जवाब दे देना चाहिए। जो बच्चे हैं उनकी आंसर शीट है, कोई किसी का रिश्तेदार हो सकता है जिसे प्रश्न लगता है, उनकी आंसर शीट सबके सामने रख दीजिए। मैं अभी आपके साथ बैठा हूं और मेरे से सवाल पूछा जाएगा, मैं कहा किस चैनल के साथ हूं, न्यूज़ 18 ने मैंने IBC लिख दिया और मेरे को 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिल गए, तो इसलिए मैं पास हो गया। ऐसी कोई बात है तो जो आंसर शीट है उसको सबके सामने रख देना चाहिए और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। दो चीजें कि किसी के रिश्तेदार बन गए तो ये कठिन बात हो जाएगी कि कोई रिश्तेदार फिर एग्जाम में भाग नहीं ले सकता। दूसरा कि उसको गलत लाभ दिया गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। एकदम पारदर्शी होना चाहिए। 2-2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने इम्तिहान में भाग लिया, 2000 लोगों का सिलेक्शन होता है और उसमें अगर कोई सिलेक्ट हो सकते थे और इसलिए नहीं हुए क्योंकि किसी के रिश्तेदार थे या कोई और बात हो गई, तो ये गलत है। जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और मेरिट पे है तो वो बात सामने आनी चाहिए। मैंने सही जवाब दिया, मेरे नंबर कम कर दिए गए, तो उसको आंसर शीट रिवैल्यूएशन के लिए मांगते ही हैं बच्चे, तो उसको ओपन करिए, सबके आंसर शीट्स ओपन रखिए कि कोई भी अपना देख सकता है कि मैंने जवाब क्या दिया और मेरे को नंबर क्या मिले। तो ऐसे विवाद नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। अगर पहले जांच की घोषणा हो जाती तो शायद आपको लगता है ऐसा इतना विवाद नहीं होता। मीडिया में बात आई, लोगों के मन में बात उठी। अभी राहुल जी भी आए थे तो कुछ बच्चों ने उनसे भी इस बारे में पूछा था। कभी भी गड़बड़ी की बात हो तो जांच ही रास्ता है। CC के भी आप मेंबर अब हुए हैं और आपके बंगले के बाहर एक लंबी कतारें एक बार फिर से लगने लगी हैं। किस तरीके से टिकट बंटवारे में आप अपना रोल देखते हैं? क्योंकि जैसे आप CC के मेंबर बने, ये भी चर्चा होगी कि कई लोग जो विरोधाभासी बयान दे रहे थे वो बड़े सदमे में आ गए थे। ऐसा नहीं, अपवाद हो सकता है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका मेरिट पे ही रहता है। उसमें अपने साथ के भी कई लोग निराश हो जाते हैं कि हम बाबा आपका हमने साथ दिया, आपने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन मेरी सीमा है, मैं प्रयास करता हूं कि जवाबदारी अगर मिली है, पार्टी हित में मिली है, तो जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट मेरे आकलन में है, मेरे को उसके लिए कहना चाहिए। वो फिर पक्ष का है, विपक्ष का है, साथ का है या गुट का है या दूसरे गुट का है, मेरी बनती है या नहीं बनती है, वो बात फिर मैं प्रयास करता हूं कि वो सामने नहीं आनी चाहिए। पिछले चुनाव में जय वीरू की जोड़ी बहुत चर्चित हुई थी। इस बार इस जोड़ी को किस तरीके से देखें हम? भूपेश भाई ने कहा था कि पार्टी की तरफ से जो लोग विधानसभा में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पाटन में महाराज जाएंगे। मैं वहां गया तो सब साथी थे, मीटिंग्स हो रही थी, तो वहां लोगों ने कहा काका बड़ा की जोड़ी अब की चुनाव लड़ेगी। तो जय वीरू अब काका बड़ा हो गए, नया पिक्चर। काका बाबा हो गए।
कका बाबा, तो ये हिट हो पिक्चर हम लोग चाहेंगे। तो ये कका बाबा की जोड़ी क्या रणनीति बना रही है, क्या आप लोगों की चर्चा होती है आपस में? जीतने की और जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको देने की। कई समीकरण होते हैं, कई जोड़ घटाव होते हैं। कहीं किसी को टिकट देने से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगा, उस सीट में, दूसरे सीटों में उनके जीतने के क्या चांसेस हैं। और जितनी मीटिंग साथ हम लोगों ने अभी की है, सब में लगभग निष्पक्ष आकलन करके नाम पैनल, सिंगल, डबल जो भी है वैसा चल रहा है। 2018 में मैनिफेस्टो जो बना था उस कमेटी के अध्यक्ष थे आप, अब आप हैं नहीं। बड़ा रोल माना जाता है उस मैनिफेस्टो का छत्तीसगढ़ में आप लोगों की बम्पर सीट लाने में। अब आप अध्यक्ष नहीं हैं, कितना प्रभावी इस मैनिफेस्टो को देखते हैं, आपका क्या रोल होगा? पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो बनाना मैंने एक्चुअली मांगा था, राहुल जी से भी मैंने कहा था कि सर मैं ये काम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी देखना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला था और बातें आती हैं कि मुख्यमंत्री भी कौन कौन हो सकते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष। तो मुख्यमंत्री के रूप में नाम आए उसके पहले मैं भी जानना चाहता था कि क्या सरगुजा भर में मेरी जान पहचान है या लोग मेरे को स्वीकार करते हैं या छत्तीसगढ़ में भी मेरी कोई उपस्थिति है। और मेरी रुचि थी घोषणा पत्र बनाने में, मेरी रुचि है पॉलिसी डिसीजंस में भागीदार बनने में। तो उस रुचि को भी मैं पूर्ण करना चाहता था, मैं अपने योगदान देना चाहता था पार्टी को। तो मैंने मांगा था, ये मौका मांगा था, मिला था। लोगों के बीच में गए थे, लोगों से बातचीत की थी और घोषणा पत्र उस समय भी मेरे मन में था कि 3 स्तर पे बनाए जा सकते हैं, ऐसे तो और स्तर हैं। आप विशेषज्ञों के साथ बैठिए और घोषणा पत्र बना सकते हैं। बंद कमरे में हम लोग बैठ के 10 विशेषज्ञ घोषणा पत्र बना सकते हैं। पार्टी के साथियों के साथ बैठ के घोषणा पत्र बना सकते हैं, सबको अनुभव रहता है। लोगों के बीच में जाके उनसे भी पूछ के घोषणा पत्र बनाया जा सकता है। तो वो प्रयास मैंने पिछले बार किया था, तीनों स्तर पे लोगों से भी बातचीत की, पार्टी के अंदर भी बातचीत की और विशेषज्ञों से भी बातचीत की। कितने काम पूरे हो पाए घोषणा पत्र के, आपको लगते हैं पूरे वादों में से? कई वादों को लेके आरोप भी लगते हैं, बीजेपी आरोप लगाती है कि पूरे नहीं कर पाए। सब तो नहीं हो पाए हैं ना, हो सकते हैं। मुझे लगता है कोई भी घोषणा पत्र रहता है, आपको लोगों के बीच में जाना है तो प्रोजेक्शन देना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसमें से कई चीजें रहती हैं जो की जा सकती हैं, कुछ टफ रहते हैं। शराबबंदी की बात है, अभी पूरा नहीं हुआ, टफ डिसीजन था। उसको घोषणा पत्र में लाने के पहले भी काफी मंथन हुआ था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने और चैनल में भी इस बात को कहा कि स्वयं मेरे बहुत करीबी साथी जो शराब का सेवन भी करते हैं, उसका आनंद भी लेते हैं। मैं नहीं, संजोग है मैं नहीं पीता, शराब नहीं पीता, लेकिन वो पीते हैं, आनंद लेते हैं उसका। मुझे नहीं लगता कि कोई गलत काम है। तो उनने कहा बाबा आप इसको लाओगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ महिलाओं का समूह था, एक मूवमेंट चल रहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, उसके सामाजिक बुराइयां हैं, घरेलू हिंसा है, खर्चे हो जाते हैं अनावश्यक, बीमार भी आप पड़ सकते हो, इत्यादि इत्यादि। तो एक पहलू ये था, सामाजिक पहलू। दूसरा व्यवहारिक पहलू, शराब का सेवन करना समाज में प्रचलित है, कोई नई बात नहीं है। तो दोनों के बीच में एक कठिन डिसीजन था। आप पक्ष में हैं शराबबंदी के? क्योंकि आप घोषणा पत्र में शराबबंदी बहुत कठिन है। मैं व्यक्तिगत किसी ऐसे निर्णय के पक्ष में नहीं हूं जिसको लादा जाए। आप फोर्स करो किसी को कि ऐसे ही करना पड़ेगा, वो उचित नहीं होता। ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। और उसमें भी उस समय भी मैंने इस बात को रखा था कि ट्राइबल एरियाज में सामाजिक प्रचलन है, शराब का सेवन कई अवसरों पे करते हैं, तो वो एरिया तो इसमें शराबबंदी में नहीं लाए जाने चाहिए। और घोषणा पत्र में वैसे ही था, 146 विकासखंड हैं, तो 81 विकासखंड 85 विकासखंड हमारे ट्राइबल हैं, तो उनमें शराबबंदी की बात नहीं थी। जो 61 अन्य विकासखंड हैं और शहरी क्षेत्र है, इसमें शराबबंदी की बात थी। आप और मुख्यमंत्री जी की जब मुलाकात होती है, ये पूरे प्रदेश में लोगों के चर्चा का विषय रहता है और क्यूरियोसिटी भी है कि क्या बातें आप लोग करते हैं जब मुलाकातें होती हैं। सरकार आने के पहले क्या बातें होती थी, अब क्या बातें होती हैं, कि क्या उसी तेवर में उसी तरीके से बात होती है? लगभग 100 में 100 बार मुस्कुरा के मिलते हैं,
भूपेश भाई सलाम, महाराज साहब सलाम, कैसे हैं? तबीयत अगर कुछ ठीक नहीं रहती है तो हम लोग एक दूसरे के तबीयत के बारे में पूछते हैं और फिर जो काम रहता है काम में लग जाते हैं। पर्सनल कुछ चर्चाएं, क्योंकि बाहर बहुत सारी बातें तरीके तरीके की होती हैं। उनके घर के संबंध में, मेरे घर के संबंध में कभी बात आती, हम लोग हमेशा पूछते हैं भाभी कैसी हैं, बिटिया कैसी है। वो मेरे लिए पूछते हैं कि ब्रदर की वाइफ उनको बीमारी थी, वो कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। तो शिष्ट आचरण में कभी कोई कमी नहीं आई। सरगुजा की अगर बात करूं, कई ऐसे विरोधाभासी बयान जिसका मैंने जिक्र भी किया कि बहुत सारे आए, और आमतौर पे शांत रहने वाले टीएस बाबा भी मन से क्रोधित होते नजर आए वहां पर कि यहां पर समझौता नहीं होगा। गुस्सा मेरा तो दूसरा स्वरूप है, वो तो गुस्सा नहीं था। मैं पहले गुस्सा होता भी था तो अपने आप को नियंत्रित करके रखता हूं। पिछले 30-40 सालों से मैंने हर संभव प्रयास किया है कि ये गुस्सा नुकसानदेह ज्यादा है, इसमें लाभ नहीं होता है। और मैंने हमेशा अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैंने अपनी बात रखी, वहां एक मीटिंग थी, उसमें मैंने एक बात रखी कि उस बैठक में कई लोग ये कह रहे थे कि अगर टिकट के बारे में बैठक चल रही थी कि इनको अगर टिकट मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, हम काम नहीं करेंगे, आप भी बोलोगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये वातावरण बैठक का था, आम बैठक थी। उसमें मैंने उस बात को हर परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की थी और मैंने ये कहा था कि मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं चाहता हूं और वो नहीं हो पाती, तो उसका हर बार में ये हल नहीं है कि मैं तो विरोधी करूं। हाँ, पर कहीं ना कहीं एक सीमा जरूर होती है, एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, वो पार हो तो फिर अब सीता हरण भी हो जाए और आप चुपचाप बैठो तो ये कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मण रेखा पार करने वाले को फिर उसमें तो फिर क्या टिकट की उम्मीद करें? वो मेरे तरफ से तो नहीं। आपकी तरफ से नहीं। चलिए, सीधा सा जवाब, बहुत साफगोई से आपने ये जवाब दिया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कोरोना जैसा काल आपने देखा है, 5 साल में 1.5-2 साल लगभग कोरोना का गुजारा, छत्तीसगढ़ ने फेस देखा, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे आपने काम किया। कितने संतुष्ट हैं अपने कामकाज से और क्या लग रहा है कि हाँ, ये चीजें बाकी रह गई? जब भूपेश भाई ने मंत्रिमंडल शपथ के बाद विभागों की चर्चा की, चालू की, तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया था। पहुना में हम लोग बैठे थे और उन्होंने कहा था, महाराज कौन से विभाग आप लेना चाहते हो? आप, मैंने फाइनेंस के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी रखते हैं, तो इस मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई भी आप, होम, ये वो जो भी विभाग। तो मैंने पहला चॉइस स्वास्थ्य विभाग के लिए किया था, और भी विभाग फिर हुए थे। मेरे साथ के लोगों ने और घर के लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफी आपने की कि स्वास्थ्य विभाग जैसा ले लिया जिसमें आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है, किसी की मृत्यु होगी, कहीं कोई व्यवस्था की कमी होगी, सब आपके ऊपर आएगी, आपकी जवाबदारी बनेगी। क्यों आपने इस विभाग को ले लिया? आपको अर्बन डेवलपमेंट लेना था, आपको पीडब्ल्यूडी लेना था, दूसरा विभाग लेना था। मेरी रुचि थी और है और रहेगी स्वास्थ्य के संदर्भ में, तो उसको मैंने उनसे मांग के विभाग लिया था। और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे काफी संतोष है कि जो स्थिति थी, मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने को बाकी है, लेकिन हुआ, काम हुए, अच्छे काम भी हुए। विपक्ष ने एक अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, किस तरीके से उसे देखते हैं, कितने सहमत है? क्योंकि कहा जाता है अलग अलग मत के लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। ये 1977 की चुनाव से जो सिलसिला चालू हुआ, जनता पार्टी का जब गठन हुआ, कांग्रेस के खिलाफ एक इस विचार से कि कांग्रेस को 50% से कम वोट मिलते हैं और वो इतनी इतनी सीटें लेके गवर्नमेंट बनाती है, सब एक हो जाओगे कांग्रेस हार जाएगी। ऑब्वियसली जिसको 40% वोट मिलते हैं तो 60% तो दूसरे को मिल रहे हैं, 60% एक हो जाएगा तो 40% हार जाएगा। जनता पार्टी बनी, अन्य कारण भी थे, कांग्रेस हारी, और तब से जो सिलसिला चला ये गठबंधन की सरकारों का चल पड़ा। उसमें भी 2-3 राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में कांग्रेस ने अलग रह के ही, रहते हुए ही चुनाव लड़ा, बाद में यूपीए बना। तो जब ये रियलाइजेशन आया कि एनडीए पार्टियों के गठबंधन के साथ बन के
वोट के विभाजन को रोकने में सफल हो पा रहा है। उनके भी घटक अलग अलग लड़ते तो किसी एक पार्टी को उतने वोट नहीं मिलते कि इतनी सीटें मिल जाएं। तो उस बात को देख के फिर कांग्रेस ने भी ये तय किया कि हम भी ठीक है मिलके लड़ेंगे। वही सिलसिला अब आगे बढ़ा है। आज एनडीए मजबूत स्थिति में दिखने लगी है, 2 चुनाव वो जीती है। भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के बाद भी एनडीए को उन्होंने अस्तित्व से मिटाया नहीं है। एनडीए अभी भी बरकरार है। उसमें यूपीए के आगे जाना, यूपीए की सीटें अभी 200 के अंदर ही हैं, तो इसको अगर 273 तक हमको ले जाना है, 272 तक हमको ले जाना है, पार्लियामेंट में 543 का 272, तो स्वाभाविक है कि और कुछ आपको करना पड़ेगा जो डिवीजन वोट्स के हो रहे हैं। तो पर दिक्कत कई बार हो जाती है कि उसी अलायंस का कोई अगर अलग तरीके का बयान दे दे, सनातन को लेके एक बयान आ गया था तमिलनाडु से, उसको लेकर जवाब आप लोगों को भी देना पड़ता है। इसमें आप देखें कि एनडीए का जो हिस्सा था, अकाली दल अलग हो गया, एआईडीएमके अभी उनने बोला हम अलग हो जाएंगे, उनने घोषणा ही कर दी कि हमारा नाता हमने तोड़ लिया। तो संबंध नए बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो हर दल के साथ ऐसा होता है। और इंडिया अलायंस के पीछे केवल वोट के गणित के अलावा भी ये बात है कि देश में जो चुनौतियां देखी जा रही हैं उनका अगर हमको सामना करना है तो ऐसे अलायंस के बिना कठिन होगा। तो देश की वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए एनडीए के सामने हमको मजबूत ऑल्टरनेटिव अगर देखना है तो यूपीए से आगे बढ़ के इंडिया अलायंस जैसे समूह को हमको साथ आना होगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त और खास तौर पे बीजेपी इसे उठा रही है, विशेष तौर पे आदिवासी इलाकों में। क्या इसे चुनौती के तौर पे देखते हैं? कैसे कन्विंस करेंगे खासकर उस इलाकों में? धर्मांतरण तो मुद्दा नहीं है। कुछ समूह खास करके बस्तर एरिया में इस बात को लेके एक बहुत गलत और खराब स्थिति उनने उत्पन्न कर रखी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने समाज के मृत होने के बाद दफनाने तक नहीं दिया जा रहा है। उस पे एक भावनात्मक मुद्दा और एक पोलराइजेशन की कोशिश बस्तर क्षेत्र में हो रही है जो कि एकदम गलत है। अगर आपके धर्म का प्रचलन है दफनाने का और आप गड़े हुए मुर्दों को भी उखाड़ने की स्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं, अपनी निजी भूमि पे भी अपने परिवार के लोग जो मृत हो गए उनको दफनाने से रोक रहे हैं, तो ये एकदम गलत चीज है। और इसके चलते कुछ लोगों के, अल्पसंख्यक समूह के, समाज के लोगों के मन में बहुत गहरा दुख भी है। तो इसको सरकार को नियंत्रित करने की हर स्थिति में आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे से बात करने के लिए, हमको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी आप मंच पर बने रहिए। न्यूज 18 आपको सम्मानित करना चाहता है और इसके लिए मैं चीफ कंटेंट ऑफिसर नेटवर्क की टीम संतोष मेनन जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम सवालों को उठाने के लिए जो लोगों के मन में थे और उप मुख्यमंत्री जी ने बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सत्र की तरफ। सियासी सूरमा